मैम जैसे हम कुछ भी जैसे रबड़ लेते हैं, उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो उसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर जब हम उसको रिलीज करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ में आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। वेरी गुड। क्या, तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन। कोई भी सॉलिड मटेरियल जो होता है, सॉलिड मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है। इस कारण से सॉलिड मॉलिक्यूल पे हम अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर सॉलिड मटेरियल जो होगा उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता है। तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनके आसपास में गैपिंग नहीं होती है। इस कारण से उनका जो शेप है वो कांस्टेंट रहता है, आप चाहे कितना भी फोर्स लगा ले, उसके शेप और साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। इसलिए सॉलिड का शेप और साइज डिफाइनाइट होता है। हर सॉलिड में, कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसके एटम और मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। अगर हमको किसी भी एटम को थोड़ा भी डिस्प्लेस करना है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब कि अगर हमको इस एटम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो हमको उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स दिया है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स होता है उसको हम अप्लाई करेंगे, सॉरी, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स वो खुद से ले लेता है और अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो देखो, कोई भी सॉलिड मटेरियल जैसे इलास्टिक मटेरियल, जब हम उस पे फोर्स लगाते हैं या फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी एक लिमिट तक स्ट्रेच होता है और उसके बाद वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एक लिमिट तक, तो उसमें क्या है, उसके साइज और शेप में कोई चेंजेस नहीं आता है, ना वॉल्यूम में चेंजेस आता है। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर इलास्टिक होता है। इलास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके अंदर का जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। दो फोर्स यहाँ पे बताएंगे हम, डीफॉर्मिंग, डिफॉर्म फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्म का मतलब होता है कि शेप के साइज को डिफॉर्म कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है, चेंज कर देना। और रिस्टोर का मतलब किसी चीज का वापस से स्टोर हो जाना। तो जब हम किसी इलास्टिक मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट की फॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, दैट मीन्स उसके शेप या साइज को बदल देते हैं, तो वो एक लिमिट तक फैलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आने लगता है। तो जब वो खुद से अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है तो उस बॉडी पे वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो उसके ओरिजिनल शेप में लाने के लिए ट्राई करता है। तो अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे किसी इलास्टिक मटेरियल पे या सॉलिड मटेरियल पे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो टूट सकता है, ठीक है, या ब्रेक हो सकता है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके कारण ही वो एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं। तो यहाँ पे अभी इलास्टिसिटी बताया, आगे देखो, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, अलग अलग बिहेवियर बताया है। जैसे कि अगर हम देखें कॉमन एक्सपीरियंस कि अगर हम किसी रबड़ की स्ट्रिंग को फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसका जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जैसे ही हम उसमें से फोर्स हटा लेंगे वो अपने ओरिजिनल लेंथ वापस आ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी ब्लेड की बात करें, ब्लेड को लेकर के अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे, बेंड करेंगे, ठीक है, तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आता है? नहीं आता है, वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या किसी मेटल के वायर को अगर हम लोग लटकाते हैं तो उसकी भी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसके वेट के कारण अगर उसमें वेट लगाएंगे तो, और वेट हटाते ही इसकी जो लेंथ है वायर की वो वापस से रिस्टोर हो जाती है। या स्प्रिंग बोल सकते हैं, या एक स्प्रिंग लगा है, इस स्प्रिंग में हमने यहाँ पे वेट लगा दिया, वेट लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और जैसे ही वेट हटा लेंगे इसकी लेंथ जो है वापस अपने पोजिशन में चली जाती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे जब हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसका शेप या साइज चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हम हटा लेते हैं उसका शेप या साइज जो है वापस इनिशियल पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको
रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ दिया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जहाँ पे वो अपने बॉडी में हो रहे शेप या साइज को चेंज करने के लिए अपोजिशन का काम करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो वो अपने वापस शेप या साइज में आने के लिए ट्राई करता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक लिमिट, लिमिट का मतलब क्या हुआ, किसी भी इलास्टिक मटेरियल की एक लिमिट होती है कि आप उसको एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, वहीं तक डिफॉर्म होगा। उसके बाद वो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वाली जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इसी को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक की बात करें, हार्ड प्लास्टिक की बात करें, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इलास्टिक मटेरियल रबड़ की बात करेंगे तो उसे फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं टूटता है। देखिए दो यहाँ पे दिया हुआ है, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज। हम्म तो इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, वो बॉडीज जिसपे हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाता है, तो इलास्टिक बॉडीज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ एग्जांपल दिया है आयरन, स्टील, रबड़, गोल्ड, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। और कुछ बॉडीज ऐसी होती है जब उसे फोर्स लगाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है, ठीक है, उसको प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका सोप हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें वापस अपने शेप में नहीं आती है। तो हमारे नेचर में कोई भी बॉडी ना तो पूरी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली प्लास्टिक है। प्लास्टिक बॉडीज ऐसी होती है, सॉरी, कुछ इलास्टिक बॉडीज ऐसी होती है जो प्लास्टिक बॉडी का नेचर शो करती है, और कुछ प्लास्टिक बॉडीज इलास्टिक नेचर शो करती है, ठीक है। जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को एक लिमिट तक लगाएंगे तो वो जो बॉडी है वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है, और लिमिट से ज्यादा लगाते हैं तो ही वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड द लिमिट इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ प्लास्टिक बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स और उसका शेप या साइज बिगड़ जा रहा है या लिमिट से ज्यादा हो जा रहा है हमारा फोर्स, तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। इसको आप देखेंगे, तीन तीन पॉइंट दिया, बहुत इजी है। आगे देखो, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द property of a body by virtue of its does not oppose the deforming force। प्लास्टिसिटी वो फोर्स होता है, वो फिनोमिना होता है जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज नहीं कर पाता है। मतलब कि अगर हमने किसी चीज को जितने दूर तक स्ट्रेच कर दिया है वो उतने ही दूर तक स्ट्रेच रहेगा, वो वापस अपने पोजीशन में नहीं आ पाता है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को प्लास्टिसिटी, इस टाइप के नेचर को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रिटल बॉडीज जैसे कि ग्लास, ब्राइट क्ले, ठीक है, सारी चीजें जो हैं जिन पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पीस पीस हो जाते हैं, मतलब कि टुकड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इनको ब्रिटल बॉडीज कहा जाता है, जो कि बहुत कमजोर होते हैं। तो ब्रिटल बॉडीज आर दोज विच ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। जैसे ही फोर्स लगाएंगे उसका जो बॉडी है पूरी तरह से वो टूटने लगता है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तो मैंने बताया था, वो लिमिट जहां तक कोई इलास्टिक बॉडी एक लिमिट तक फैल सकती है, उसके बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ लिमिट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है स्ट्रेन। जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, एरिया या वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाती है। तो किसी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है कब? जब उस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया उसका शेप, साइज, कलर, हाइट, सारी चीजों में अगर चेंजेस आता है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, मतलब कि स्ट्रेन कहा जाता है। का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप का होता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल, एक आपका शेयरिंग या एरियल भी बोलते हैं, और एक आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट देखो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट पे, लंबी चीज पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि वेट अगर लटका देंगे तो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए एक वायर है, कैपिटल एल उसका लेंथ है, हमने उस पर वेट लगाया एम जी, तो उसका जो लेंथ है वो स्मॉल एल बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, कितना चेंजेस हुआ, स्मॉल एल। कितना था पहले ओरिजिनल लेंथ, कैपिटल एल। ये निकलेगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए। उसके बाद देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेन। जब किसी बॉडी पे हम डिफरेंट फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ और कितना पहले था। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का वॉल्यूम यहाँ पे वी दिया हुआ है। जैसे ही हम उसको फोर्स लगाएंगे चारों तरफ उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि वी माइनस वी हो गया। स्मॉल वी से कैपिटल वी था, माइनस वी घट गया और टोटल इसका वॉल्यूम हो गया यहाँ पे वी माइनस वी। ठीक है, तो फॉर्मूला में लिखेंगे वॉल्यूम कितना था, पहले स्मॉल वी था, बाद में सॉरी कितना चेंजेस हुआ, स्मॉल वी चेंजेस हुआ, और टोटल पहले कितना था, कैपिटल वी था। ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद है शेयरिंग स्ट्रेन। जब किसी बॉडी पे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन मतलब कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका शेप जो है वही रहता है। इस टाइप की बॉडी को शेयर्ड या इस टाइप के स्ट्रेन को शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। चलो ये देखो ड्रॉ दिया है इसका शेयरिंग स्ट्रेन का। यहाँ पर फोर्स जो लगा है वो सिर्फ अपर साइड से लगा हुआ है यहाँ से, तो उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट उसका शेप जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि ABCDEFGH एक क्यूबॉइड है जिसपे हमने टेंजेंटली फोर्स लगाया है। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसका ऊपर वाला जो एरिया है ADEF वो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले वो ए पे था, बाद में वो A डैश चला गया, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर एंगल थीटा से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद AB, AB क्या है, उसका लेंथ है, उसकी लेंथ को हमने कितना लिया हुआ, तो क्यूबॉइड की लेंथ है कैपिटल L। फॉर्मूला रखेंगे tan थीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन बी ए, और यहाँ पर ए डैश की जगह पर आएगा स्मॉल एच और बी ए की जगह पर आएगा कैपिटल एल। ये निकलेगा आपको शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। और देखो स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज का बदल जाता है, वॉल्यूम बदल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बॉडी है वो इलास्टिक बॉडी होती है। ठीक है, और इससे लगने वाला जो फोर्स होता है जो उसको वापस इनिशियल पोजीशन में लेके जाता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये बताया है कि रिस्टोरिंग फोर्स कब होता है, जब इक्वल और अपोजिट दोनों एक साथ डिफॉर्मिंग फोर्स पे लगते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, वैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला है S इक्वल टू F अपॉन ए। फोर्स लगता है पर्टिकुलर एरिया पे, इसको बोलते हैं स्ट्रेस।
एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकल गया है। टाइप देख लो इसकी, 3 टाइप है इसके, लॉन्गिट्यूडिनल, नॉर्मल और स्टीयरिंग। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब होगा? जब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि 2 टाइप का दिया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब लंबे के लिए और कंप्रेसिव मतलब छोटे के लिए। तो याद है नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस में चेंजेस आता है तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाएगा। और फिर बात है स्टीयरिंग स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया वॉल्यूम में अगर कुछ चेंजेस आता है। स्टीयरिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया जब किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके बॉडी में जो चेंज आता है उसको स्टीयरिंग स्ट्रेस कहा जाएगा। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।